माननीय भजन लाल जी और हमारे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के 23 दिसंबर 2016 के गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक हिंदू भारत में आए हैं, उनको नागरिकता देने से संबंधित कार्रवाई निरंतर राजस्थान के विभिन्न शहरों में चल रही है। जोधपुर में ऐसे कार्यक्रम हुए, लेकिन आज जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के अथक प्रयासों से पूर्व में भी ये कार्यक्रम हुआ और आज 10 भाई बहनों को नागरिकता प्रदान की गई है। उनका प्रमाण पत्र उनको हाथ में दिया गया है। उनके चेहरे पर, उनके दिल में जो खुशी थी वो देखने से मिलती है। अनेक बार वो वहां प्रताड़ित हुए, उनकी आस्था और आराधना पर कुठाराघात हुआ, उनकी जो अपनी आराधना की पद्धति है उस पर कुठाराघात हुआ, भाई बहन पर अत्याचार हुआ और यहाँ तक उनकी स्मिता भी संकट में पड़ गई, तो मजबूरन वो विस्थापित होकर हिंदुस्तान आए, जयपुर में फंसे और कोई 9 साल से, कोई 10 साल से यहाँ निवास कर रहे थे। सभी अनिवार्यताएं पूरी होने के उपरांत, सभी तरह का परीक्षण करने के उपरांत कानूनन जो योग्यतम पाए गए हैं उनको भारतीय नागरिकता दी गई है। आज 10 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, जिसमें 3 भाई बहन है, एक पति पत्नी है, बाकी दूसरे लोग हैं। मैं उन सब को भारतीय नागरिक होने की बधाई देता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सब को निर्देश किया कि जितने भी हमारे, चाहे अफगानिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, जो पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक हिंदू यहाँ आए हैं, उनको उनका नागरिकता का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र मिले और इसी के तहत आज ये 10 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं और अब वो भारतीय नागरिक होने के नाते यहाँ निवास करेंगे। उनको पुनः बहुत बहुत बधाई। जिला प्रशासन का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा जोधपुर जिला बहुत ही आलीशान काम कर रहा है। रास्ता खोलो में हम राजस्थान में प्रथम है। पिछली बार आपकी पीसी के दौरान ये विषय आया था कि जोधपुर में ड्रेनेज की सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जयपुर में, पिछली बार हमारे जयपुर में अलग से है। मेरा आपसे निवेदन ये है कि मैं पुनः उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ, जिला प्रशासन और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ और इन लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि वो भारतीय नागरिक होने के नाते रहे और अपना काम धंधा करे, अपनी रोजगारी आगे चलावे। बहुत बहुत बधाई। ये पास स्थापित लेकिन या फिर जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं उनको लेकर सरकार क्या है? देखिए, नागरिकता कानून के अधिकार क्षेत्र में जो लोग आते हैं और 23 दिसंबर 2016 के अध्यादेश के तहत जो आ रहे हैं उन सबको भारतीय नागरिकता मिल रही है। अब कोई अनाधिकृत रूप से आ गए हैं, नागरिकता कानून की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं और ये जो 16 दिसंबर 2023 का जो अध्यादेश है उसमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, इनसे जो हिंदू विस्थापित प्रताड़ित होकर यहाँ आए उनको नागरिक देने का यह अध्यादेश है और उसी के तहत दी जा रही है। धन्यवाद। सर, गोविंद सिंह डोटासरा ने झालावाड़ दौरे को लेकर कहा है कि सिस्टम की लापरवाही जिस वजह से ये हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में कहा, मेरे प्रतिपक्ष के साथियों के पास कोई सकारात्मक सुझाव, कोई भी विकास के संबंधित सुझाव या आलोचना नहीं है, नकारात्मक विचार रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिस स्कूल में यह हादसा हुआ, क्या वो सिर्फ 12 महीने 13 महीने में जर्जर हुई है? ये उनके स्वयं के कार्यकाल के दौरान इसमें रिपेयर हुई थी और हम इसको ठीक नहीं मानते। हम इसको किसी भी आजादी में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे राजस्थान की सभी स्कूलों का निरीक्षण करवाया और जो जर्जर है या गिरने की स्थिति में है या पानी टपक रहा है या बरसात में पानी टपक रहा है या बच्चे या अभिभावकों या टीचर्स के लिए बैठने के लिए सुरक्षित नहीं है, उन सब की रिपेयर कराएंगे। मैंने मेरे विधानसभा में ये हादसा होने से एक दिन पहले ही मीटिंग ली
1,42,00,000 रुपए हमने निर्माण के लिए दिए, 57 लाख रुपए रिपेयर के दिए, और राजस्थान सरकार ने मेरे विधान से इसके अलावा 98 लाख रुपए और दिए। पूरे राजस्थान में सभी विधानसभा में आने वाले 1 साल के अंदर हम पूरे विद्यालय परिसर को ऐसी स्थिति में ले आएंगे कि किसी तरह का कोई जर्जर नहीं रहेगा, पानी नहीं टपकेगा और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल होगा। सर आप जिला रिमर में रहते हैं, कानपुर तिकोरा काफी वहाँ पर रहने वाले थे। हम सन 13 में आए थे और हम 12 साल हो गए और आज हमको नगर का मिल गया। आज हमको खुश हैं कि हमको जो मन की आशा है आज हमारी पूरी हो गई है। वहाँ पर हमको बहुत दिक्कतें होती थी और इधर आने के बाद हमको और शांति और खुशी के साथ रह रहे हैं। तो उधर हम हमारी जन्मभूमि थी, फिर भी हम इतने खुश नहीं थे जितने इधर आने इंडिया में आके खुश हुए। परेशानी तो कोई एक हो तो बताएं, परेशानी तो बहुत बहुत परेशानियाँ होती थी। एक तो तालीम की परेशानी थी, बच्चों को आगे ले जाने के लिए तालीम कराने के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। तो बच्चों को ये टारगेट किया जाता था कि आप मुसलमान हो गए, ऐसे ऐसी बातें बोली जाती थी, तो उसकी वजह से हमको परेशानी रहती थी। बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, मगर यही 24 घंटे यही परेशानी रहती थी, बच्चे बड़े होकर मुसलमान हो जाएंगे तो फिर हमारे सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है, यही बात थी। भेदभाव तो बस यही है कि वहाँ पर हम आज़ादी से घूमने सकते थे, अगर जाते थे तो खाने पीने करते थे, होटल पे नहीं खा सकते थे, किसी जगह पे कोई चीज़ नहीं खा सकते थे, वहाँ पर नफरत की जाती थी, ये हिंदू है इनको ये नहीं खा सकते। अगर कोई अब किसी दूसरे शहर में जाकर खा के मालूम हो जाता है हिंदुओं से तो उसको फिर मार पीट करते थे, जो आपने बताया कि मैं आप हिंदू, हमारे यहाँ पर आप खा करके सिखाए थे, एक तरीके से बहुत दिक्कत होती है। मेरे पूरे परिवार मेरे 2 बेटियाँ हैं, 5 बेटे हैं। उनको सीएम कानून में नागरिकता मिल चुकी है और मेरी ये नागरिकता आज मिली है पुराने कानून के साथ। कमल साहब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए आज का दिन अत्यंत प्रसन्नता, उत्साह और उमंग का है। एसीबी की स्थापना के 68 वर्ष पूरे होने के बाद द्वितीय बार ब्यूरो अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी के यहाँ पधारने पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। लोकतंत्र में शासन के प्रति जन आस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है और ये तभी संभव है जब शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता से हो और समयबद्ध तरीके से। राष्ट्र के और राज्य के समग्र विकास के लिए भी अति आवश्यक है कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता स्थापित हो। लोक सेवकों का भ्रष्टाचार शासन के प्रति आमजन के विश्वास और भरोसे को खत्म कर देता है। इससे जन सहभागिता में कमी आती है। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित करता है, उत्पादकता और व्यावसायिक गतिविधियों को कमजोर करता है, देश की आर्थिक प्रगति को बाधा पहुंचाता है। आज भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत नीचे के पायदानों में है, जो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। यह आवश्यक है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कठोर और निर्णायक प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए। इस अवसर पर मैं यह उल्लेख करना चाहती हूँ कि 1.5 वर्ष पूर्व राजस्थान सरकार के गठन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को स्थापित करने के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सभी स्टेक होल्डर्स को यह एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि सरकार विकसित और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। इस क्रम में पिछले कुछ महीनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुरूप
जोरदार तालियां हो जाए। इस पोस्टर के माध्यम से एसीबी द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की जा रही है, जीरो टॉलरेंस नीति से एसीबी कर रही है भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। हम सबकी सजगता, सतर्कता और सामूहिक संकल्प से ही बनेगा भ्रष्टाचार रहित समृद्ध राजस्थान। 24/7 हेल्पलाइन 1064 और 9413502834 आपके लिए तत्पर है। मानवदार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भगवान शर्मा जी का। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस पर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री भास्कर सामंत जी, स्थापना दिवस मना रहे। आज एसीबी के साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है, बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती, जनता के हक को छीनती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। इसका सबसे बुरा असर जिन वर्गों के लिए हम उत्थान की बात करते हैं, जिसको समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको आगे लाने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वो उनका होता है जो और जिनके लिए सरकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, क्योंकि कर्ज माफी या सब्सिडी पाने के लिए चक्कर काटते हैं, हमारा गरीब हो, हमारी वो महिलाएं हों जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, चाहे हमारा युवा हो जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा भाई भतीजावाद के अंदर जो उसके साथ व्यवहार होता है वो उसके जीवन को झकझोर देता है। इसलिए सरकारी संस्थाओं जो आम जन के कल्याण के लिए स्थापित की जाती हैं, जब वे ही भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती हैं तो समाज का विश्वास टूटता है। समाज के अंदर जो असमानता पैदा होती है वो समाज के लिए बहुत दुखदायी है। योजनाएं फाइलों में दब जाती हैं, जनता को उसका हक नहीं मिल पाता, गरीब आदमी पीड़ित रहता है। अब इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा है। पहले जो इसका असर था वो सीमित था, लेकिन अब इसका आकार धीरे धीरे बढ़ा है। यह मैं आम जन की बात कर रहा था जो
अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसकी श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता हुआ जा रहा है और वो आकार उस तक लेवल तक पहुंच रहा है जहां उसको नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी चिंता हर व्यक्ति को सताने लग गई है और वो स्वाभाविक है, क्योंकि बुराइयों से कोई अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। कोई भी प्रदेश हो या देश हो, उसका विकास चौड़ी सड़कें और बड़ी मंजिलों से नहीं नापा जाता। व्यक्ति के विचार और उनकी सोच का जो दायरा होता है, उससे उसका आंकलन होता है। समाज के हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे उसका हक मिलना चाहिए। अगर उसका हक छीना जाएगा तो क्या उसके मन में पीड़ा नहीं होगी? क्या उसके मन में वो दर्द नहीं उठेगा? यह उसकी पीड़ा नहीं है, यह आज व्यक्ति कोई भी हो उसके अंदर की पीड़ा भी है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके हक को भी छीना जाएगा, उसके साथ भी दुर्व्यवहार होगा तो उसको भी उसका दर्द महसूस। सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसका परिचय हमने प्रदेश में हमारी सरकार बनने के साथ ही दिया है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमने गैंगस्टरों से निपटने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का प्रभावी कदम उठाए हैं। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती प्रारंभ की है। नए 8 जिलों में हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की है। पद्मिनी, कालीबाई, अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना हेतु पदों की प्रशासनिक दृष्टि से स्वीकृति जारी कर दी है। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 5 इंटरसेप्टर 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम का गठन भी हमने किया है। इसमें और आवश्यकता होगी मैं कहता हूँ, जो भी आवश्यकता होगी हम उसको करेंगे, लेकिन हमारा तंत्र जब तक मजबूत नहीं होगा, हम जब तक उस भ्रष्टाचारी को ठीक प्रकार से जो उसको जहां सजा देनी चाहिए वो सजा में हम नहीं दे पाते। इसलिए हमारे तंत्र को मजबूत करते हुए जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है उसको लेकर के हम उस पर काम करेंगे। हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठा रही है, उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है ताकि कार्य के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सक्षम बन सके। हम पुलिस आधुनिकीकरण एवं संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित करने जा रहे हैं। 350 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत सरदार पटेल सेंट्रल फोर्स साइबर कंट्रोल रूम की स्थापना कर रहे हैं। पुलिस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र का क्रिमिनल एवं विस्तार का राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए नए पदों की की स्वीकृति जारी की जा सकती है। हमने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों की बढ़ती भत्ते को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया है। पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों का मैच भत्ता भी 2,400 रुपये से बढ़ाकर के 2,700 रुपये कर दिया है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों को राजस्थान रोडवेज की एक्सप्रेस श्रेणी की बसों के अलावा सेमी डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्री की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुलिस की नई इकाइयों हेतु 250 नागरिक पदों का सृजन किया गया है। साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग के कार्मिकों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की है। पुलिस मुख्यालय से पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हमने जारी की है। मित्रों, रिश्वत देना दोनों अपराध है। कभी कभी हम क्या होता है कि रिश्वत देने वाले को तो पकड़ में देंगे, लेने वाले को क्या करते हैं,
हमने उस लेने वाले को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जिंदगी वही है। लेकिन उस पर हम दया का भाव अपनाएं, ये ठीक नहीं। जितना दोषी देने वाला है उतना लेने वाला भी है। देने वाला लेने वाला दोनों को अगर हम ठीक प्रकार से करेंगे तो उसमें कई बातें भी निकल करके आएंगी और आगे देने वाला भी इस बात को सोचेगा, लेने वाला भी इस बात को सोचेगा। अपराध को रोकने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि आपको कहीं भी भ्रष्टाचार होना चाहिए तो बिना डर के सूचित करें। और मैं अभी कह रहा था कि जो आपने आज नंबर दिया है, टेलीफोन चल रहा है, इसका सभी स्तरों पर इसके लगे हुए हैं, लेकिन और भी लगे ज्यादा। हर ऑफिस में इसका नंबर बांध बड़े बोर्ड पर लगवा करके इसको हर ऑफिस के बाहर लगाएं, सभी जगह हमारे इसको प्रसारित करें। अगर हो सके तो हम एक विज्ञापन के माध्यम से भी हम इसको बार बार प्रसारित करें, जिससे कि लोगों के मन में ये आ जाए कि अगर हमको कहीं किसी तरह की परेशानी हो रही है तो इस पर वो फोन करके आपको बता दें। आपकी एक छोटी सी जानकारी भ्रष्टाचार के बड़े मामलों को उजागर कर सकती है। आपकी भागीदारी इस लड़ाई को और मजबूत बनाएगी। एसीबी की स्थापना के दिन शुभ अवसर पर 3 दिवसीय व्यापक जन जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें जनसंवाद, मीडिया और गोष्ठियों के माध्यम से आम जन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किया जाएगा। भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है, इसमें प्रदेश के हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें अवश्य सफल होंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नैतिक जो मूल्य है उनमें गिरावट तो आ रही है। हम कितने भी बड़े बन जाए, समाज में सम्मान देने के लिए आपको नैतिक मूल्यों पर रहना पड़ेगा। अभी तो मैं कभी कभी कहता हूं, कई लोग मेरे को सुनते हैं, वो बात में हंसते भी होंगे, मुझे ये नहीं पता, लेकिन उनके जीवन में यह दिन आएगा जो भ्रष्टाचारी है उसको कभी भी उसका बेटा या उसका जो उसने अपना कोई भी आदमी अगर लगा रखा है बुढ़ापे में पानी नहीं पिलाए। मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे इसी जीवन में मैंने देखा है जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी अंत में क्या दुर्दशा हुई। ऐसा नहीं है वो आपकी नजरों से बच जाए, लेकिन वो और भी है कोई जो देख रहा है उसकी नजरों से नहीं बच सकता, किसी की कीमत पर नहीं बच सकता। इसे ग्रामीण में देखता जब मैं ये बात कहता हूं तो कई लोगों के गले नहीं उतरती। क्या मान जाओगे? अरे उस बच्चे में संस्कार डालिए, बच्ची में संस्कार डालिए, वो जीवन भर काम आएंगे।